हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रामोलिक्यूलर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। जैसा कि हम लोग कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने वाले हैं इंट्रामोलिक्यूलर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो बस सब तो इसमें से जान ही रहे हम लोग, बस केवल एक बात कर लेते हैं कि इंट्रामोलिक्यूलर वर्ड यूज क्यों किया गया है। तो इंट्रामोलिक्यूलर का मतलब होता है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सेम मॉलिक्यूल। जब रिएक्शन केवल एक ही मॉलिक्यूल यानी सेम मॉलिक्यूल के अंदर होगा तो वो इंट्रामोलिक्यूलर होगा। और कोल्बे जैसा कि बताया गया है साइंटिस्ट का नाम है और इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन वर्ड यूज किया गया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, फिर से मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है दो पार्ट से बनकर बना है। एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है लिसिस। और लिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक। टू ब्रेक का मतलब होता है टूटना। और इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से कि इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। और इलेक्ट्रो कोल्बे में क्या होता है, दो तरीके से रिएक्शन होता है। एक रिएक्शन एनोड पे, दूसरा रिएक्शन कैथोड पे होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो अब जरा एक रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं और देखते हैं कि इंट्रामोलिक्यूलर क्या होता है। तो सबसे पहले एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। एक कंपाउंड है CH3 CHCOOK, इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा के ये लगा देते हैं। तो ये क्या है, पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट साल्ट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कंपाउंड दिया है तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसा हम लोग कल वाले लेक्चर में पढ़े थे एकदम वैसे ही हूबहू आज भी करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से पोटेशियम को बाहर निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम पे पॉजिटिव होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा। तो जब बाहर निकालेंगे तो 2K+ बाहर निकल जाएगा और जैसे ही 2K+ बाहर निकलेगा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 CHCOO नेगेटिव और यहाँ पर CH3 COO नेगेटिव। कितना क्लियर है। अब आगे बात करते हैं और देखते हैं क्या होगा। सॉरी, इसको ये कलर शो नहीं हो रहा, इसको रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा कलर यूज करते हैं, ये वाला। तो CH3 CH3 सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, दोनों जगह से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो CH3 CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल आ जाएगा किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। बताओ बेटा इतना क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का गेन किया है ऑक्सीजन, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो केवल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन बचेगा तो रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से ये वाला भी ऑक्सीजन वैसे ही काम करेगा, तो यहाँ पर भी रेडिकल जनरेट हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इस कंपाउंड को वापस से लिखते हैं। तो यहाँ पर है CH3 CH C डबल बॉन्ड O रेडिकल और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O रेडिकल। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इस बॉन्ड को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे, ये होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे इसका आ जाएगा, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH और CH3 ये निकल जाएगा और इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे एक रेडिकल और इस वाले कार्बन पे एक रेडिकल। यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, ऑक्सीजन पे एक रेडिकल कार्बन पे है। अब तुमको क्या करना है बेटा, रेडिकल से रेडिकल को कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड O, एक रेडिकल यहाँ पे ऑक्सीजन, इन दोनों रेडिकल को कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से फॉर्म हो जाएगा
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी एक रेडिकल है, डबल बॉन्ड O है, एक रेडिकल है, इन दोनों रेडिकल को कंबाइन करेंगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी 2 मोल क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब जब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो यहां से क्या हो जाएगा, अगेन ये CH3 और यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 है, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक रेडिकल है। तो अब क्या होगा, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक रेडिकल है तो ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद इनके बीच में क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जितना ये रिएक्शन पूरा का पूरा कहाँ पे चल रहा था, एट एनोड। ये रिएक्शन किस पे चल रहा था बेटा, एनोड पे चल रहा था। और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड में कौन सा गैस निकला, एनोड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। ये सब हम लोग मैकेनिज्म कल पढ़ चुके हैं। हम लोग तो रिएक्शन अपना आगे प्रोसीड कर रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या होता है। तो यानी कहने का मतलब कैसे पता चला कि ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, पता वैसे चला क्योंकि यहाँ पर ये केवल एक ही मोल लिया गया है, दूसरा मोल नहीं लिया गया है। तो जब रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो उसे इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन जो होता है वेरी फास्ट होता है, बहुत तेजी से होता है। इतना आपको क्लियर होगा। अब जरा आगे चलते हैं, ये रिएक्शन किस पे हो रहा था, एनोड पे हो रहा था। अभी आगे इस एल्कीन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। और तो ये जो एल्कीन बना है यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इस एल्कीन में खास बात है, अब ये एल्कीन यहाँ बन तो गया है लेकिन ये एल्कीन यहाँ पर 2 तरीके से एग्जिस्ट कर जाएगा। 2 तरीके से मतलब एक इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाएगा और एक इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाएगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांस एल्कीन, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप जो है अपोजिट साइड में है। ये कैसा एल्कीन हो जाएगा, ट्रांस एल्कीन हो जाएगा। और ये कैसा एल्कीन हो जाएगा, सिस एल्कीन हो जाएगा। अब बेटा कैसे पता कि सिस एल्कीन है, यहाँ पर देखो ये दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है। जब एक ही प्रकार के ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो उसे ट्रांस बोलते हैं, और जब एक ही प्रकार के ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसे सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों एल्कीन बन गए। अब इनमें मेजर कौन होगा, मेजर होगा ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन क्या होगा, मेजर होगा, और सिस एल्कीन क्या होगा, माइनर होगा। क्योंकि ट्रांस एल्कीन क्या होगा, यहाँ पे मोर स्टेबल होगा, और सिस एल्कीन क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। इसके पीछे का रीजन है, ये जो एल्कीन है सिमेट्रिकल है, ये सिस भी सिमेट्रिकल होता है लेकिन उसके कंपेयर में ये ज्यादा सिमेट्रिकल होगा, जिससे इसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसलिए ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। और यहाँ पे ग्रुप जो है एकदम एक दूसरे के एंटी पैरेलल यानी अपोजिट साइड में लगे हैं, तो इनमें रिपल्सन भी कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होने के कारण क्या हो जाएगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रांस एल्कीन होगा। तो ये रिएक्शन किस पे चल रहा था, ये रिएक्शन आपका चल रहा था एनोड पे। अब कैथोड पे कैसे रिएक्शन चलता है जरा बात कर लेते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जब रिडक्शन होता है तो कैसे होगा, पानी आएगा, 2 मोल वाटर लेंगे, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे, तो ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो 2H प्लस फॉर्म हो जाएगा और यहाँ से 2OH माइनस चला जाएगा। अब ये जो 2H प्लस है इसको क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खिला देंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से खिलाएंगे बेटा, ये जरा ध्यान देते हैं। देखो शुरू में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकला था, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन तुमको क्या करना है, उसको खिला देना है। जब तुम उसको 2 इलेक्ट्रॉन खिला दोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, H2 गैस को बाहर निकाल देगा। तो यानी हाइड्रोजन गैस कहाँ पे निकल रहा है, कैथोड पे निकल रहा है, कुछ इस तरीके से। अब जो शुरू में 2K प्लस यहाँ से रिलीज हुआ था, देखो पोटेशियम, 2 मोल पोटेशियम यहाँ से रिलीज हुआ था। ये पोटेशियम क्या करेगा, 2K प्लस इस 2OH माइनस से रिएक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्या करेगा, 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा। और कल हम लोग कोल्वे रिएक्शन में की पॉइंट भी लिखे थे
कि रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो उसका पीएच बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर एक बेस का फॉर्मेशन होगा। वो भी बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये टोटल रिएक्शन हो गया। तो ये आप लोगों को क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। और एल्कीन बनेगा तो हम लोग कैसा एल्कीन बनाएंगे? जब भी एल्कीन बनाएंगे ट्रांस बनाएंगे, ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस वाले में रिपल्सन होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको इंट्रामोलिक्यूलर समझ में आ गया होगा कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, K पॉजिटिव। अब हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे, अब मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो बेटा क्या बनने वाला है जरा बता दो, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? अब देखो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे तुम सोचो, एकदम दिमाग से आसानी से काम हो जाएगा। देखो बात को समझते हैं। पोटेशियम दिया है, कितने बार है? 2 बार है। तो जाहिर सी बात है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। इससे क्या निकलेगा? अब ध्यान से सुनना, इससे क्या निकलेगा? यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। कितना मोल निकलेगा? 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। बताओ क्लियर है? इतना कर सकते हो? 2 मोल यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। आगे चलते हैं। अब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दोगे तो यहाँ पर देखो ये जो C डबल बॉन्ड C है, CH डबल बॉन्ड CH है, तो इसके ऊपर भी तो रेडिकल जनरेट हुआ होगा। तो यानी रेडिकल जनरेट होने के बाद एक बॉन्ड यहाँ पे और आ जाएगा, तो यानी CH ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्या फॉर्म हो जाएगा? एसिटिलीन फॉर्म हो जाएगा। जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे सोचोगे तो ज्यादा सही रहेगा। अब सुनो, एसिटिलीन बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो बचा क्या? बचा है हाइड्रोजन गैस। और ये कैसे होगा? मैकेनिज्म से होगा। मैकेनिज्म मैंने सिखा दिया, लेकिन फिर भी मैं इसका मैकेनिज्म बता देता हूं ताकि तुमको एक एक बात एकदम क्लैरिटी से अच्छे से समझ में आ गए। देखो अब कैसे करेंगे। CH है, डबल बॉन्ड CH है। फिर से देखो मैकेनिज्म, जितना बार मैकेनिज्म करोगे उतना बार क्लैरिटी होगा। देखो यहाँ से 2K प्लस निकाल दो। अब 2K प्लस निकालने के बाद यहाँ से देखो ऑक्सीडेशन कराओ, ऑक्सीडेशन करा के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल, और यहाँ पर भी आ जाएगा रेडिकल। अब सुनो, इतना करने के बाद इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक कर देना। जब इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करोगे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, इसको होमोलिटिकली ब्रेक करो। तो ब्रेक करोगे तो यहाँ पे CH रेडिकल डबल बॉन्ड CH रेडिकल इस तरीके से जनरेट हो जाएंगे। तो इन दोनों रेडिकल को कनेक्ट कर दोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन बन जाएगा। और इनके रेडिकल को कनेक्ट करोगे तो ये जो दिया है COO रेडिकल, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और यहाँ पर है COO रेडिकल एक, यहाँ पे, इन दोनों को जब कंबाइंड करोगे तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद क्या करना, ये जो पोटेशियम वहां पे दिया है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से 2 मोल वाटर आ जाएगा। 2 मोल वाटर जैसे ही आएगा इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, 2H प्लस मिलेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन खिला देना तो ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगेन जो है यहाँ पे तो 2 मोल OH माइनस भी यहाँ से बचेगा, OH माइनस, इसको 2K प्लस खिला देना। जब 2K प्लस खिला दोगे तो 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो रिएक्शन को इस तरीके से अप्रोच करके चलोगे तो तुम्हारा बनेगा। और यहाँ पर जो तुम्हारा बना वो बना है एल्काइन। ये क्या बना है? प्रोडक्ट में एल्काइन बना है, और इस एल्काइन का नाम है एसिटिलीन। इतना क्लियर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। प्रॉब्लम 3। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगाया है, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, K पॉजिटिव। अब तुम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, बार बार मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है। मैकेनिज्म बेटा लिखा जाता है समझने के लिए, लेकिन जब तुम वहाँ पे जेई या नीट या किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो वहाँ पे तुमको मैकेनिज्म करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा। तो मैकेनिज्म क्लैरिटी के लिए, लेकिन ट्रिक टेक्निक भी पता होना चाहिए।
चलो अब प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो यहाँ पे पोटेशियम है तो मैं जो बोल रहा हूँ वही कर दो, 2KOH लगा दो। साथ में यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो। साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकाल दो। और क्या निकाल सकते हो, सब तो निकल गया। अब क्या करना है, सीधे सीधे यही कर दो। यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक एल्कीन है तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यानी C ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और एक मिथाइल यहाँ पे और एक मिथाइल यहाँ पे लग जाएगा और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। तो चीजों को ऐसे अप्रोच करो, ज्यादा क्लैरिटी होगा। चलो आगे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 की बात करते हैं। प्रॉब्लम 4, अब देखो एक पहले साइक्लोहेक्सेन रिंग है, अब एक यहाँ पे साल्ट लगा दिया। अब तुम सोचना जैनम, बस अब तुम मैकेनिज्म मैंने बता दिया, कल भी बताया आज भी बताया। अब तुमको बस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। देखो सबसे पहले क्या सोचोगे, पोटेशियम लिखा, हाँ लिखा, तो तुम क्या करो, पोटेशियम का डायरेक्ट यहाँ पे बना दो। पहले इलेक्ट्रोलिसिस लिख देते हैं बेटा। अब तुम क्या करो, पोटेशियम को डायरेक्ट कन्वर्ट करो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में। 2 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, बना देना। अब यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ से कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। बताओ क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद यहाँ से क्या निकाल देना, हाइड्रोजन गैस भी निकाल देना। अब बताओ क्या बनेगा, जब ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ोगे तो एक रेडिकल यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, तो इन दोनों के रेडिकल को कनेक्ट करोगे तो बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, साइक्लोहेक्सीन बनने वाला है। साइक्लोहेक्सीन बनने वाला है, एक बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और इस कंपाउंड कैसा होगा, इंडोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। इंडोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब मैंने बताया था कि जब डबल बॉन्ड रिंग के अंदर आएगा तो उसे इंडोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे, और जब डबल बॉन्ड रिंग के बाहर आएगा तो उसे एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। आगे चलते हैं, एक प्रॉब्लम 5, इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखना, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। देखो जरा क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले समझते हैं। इस बार थोड़ा मैं क्वेश्चन बदलने वाला हूं, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अब देखो जरा, ये है पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉजिटिव, इसका कराना है इलेक्ट्रोलिसिस। अब मान लो मैं क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करूं, तो मैं चेंज करने के लिए मान लो यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। जब यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा तुम क्या करोगे, देखो ध्यान से सुनो, फिर भी वही करना, 2 मोल निकालो KOH, ठीक है, 2 यहाँ से निकालो, सॉरी यहाँ से 2 मोल मत निकालो, यहाँ से निकालो, पोटेशियम तुम्हारा होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस बार इसका नंबर बढ़ जाएगा, 2 यहाँ से हो जाएगा, 2 यहाँ से, टोटल 4 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो 4 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, तो तुम यानी 2H2 गैस निकाल देना, ठीक है, इतना कर सकते हो। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस निकाल देना, CO2 2 मोल निकल रहा था तो इस बार 4 मोल निकाल देना, 1 मोल यहाँ से 1 मोल यहाँ से, 2 मोल हो गया। और ये 2 बार लिया गया तो 4 मोल निकाल देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, 4 मोल निकाल देंगे। अब देखो क्या करेंगे, 4 मोल निकालने के बाद अब तुम्हारा ये बॉन्ड होगा ब्रेक। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट होगा, क्योंकि बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड, एक रेडिकल यहाँ पे 2 मोल है, तो फिर से देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, एक रेडिकल यहाँ से। अब तुम कैसे सोचोगे, इन दोनों रेडिकल को ऐसे कनेक्ट करो, ये सोचो। तो जब दोनों रेडिकल को कनेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट शो होगा, देखो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन बदल दिया कि तुम क्वेश्चन से सीखो। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, दूसरा बन गया। अब तुम 2 मोल ले लिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डाइमेराइजेशन हो गया। तो दिमाग को चारों तरफ से मतलब सोचते हुए मतलब अपने काम कराओ, दिमाग को मतलब एकदम चौकन्ना रहो, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा उसके लिए तैयार रहो पहले से। अब ये नहीं कि इंट्रामोलिक्यूलर पढ़ रहे थे तो केवल इंट्रामोलिक्यूलर में ही घुसे हो। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं।
जबरदस्त क्वेश्चन। प्रॉब्लम 6। चलो अब जरा बताना, चलो ये ले लिया गया, CO2 के नेगेटिव पॉजिटिव, CO2 के नेगेटिव पॉजिटिव, इसका कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, अब तो बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। और नोट में एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, sp हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन एटम होगा इज पॉसिबल, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होगा वो पॉसिबल होगा कि इफ द रिंग साइज इज ग्रेटर, रिंग साइज क्या हो जाएगा इसमें, ग्रेटर हो जाएगा देन और इक्वल टू 8 कार्बन, 8 कार्बन। मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है तो उसमें पॉसिबल है कि रिंग का साइज ग्रेटर हो जाए, किससे, 8 कार्बन के इक्वल हो जाए या ज्यादा हो जाए। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, ये कंपाउंड दिया गया तो इसके बारे में कैसे सोचेंगे, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले में यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, तो डायरेक्ट हम लोग मेन प्रोडक्ट चाहिए। अब इसका मेन प्रोडक्ट डायरेक्ट बताओ, काम हो जाएगा। तो देखो मेन प्रोडक्ट कैसे सोचेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते होमोलिटिकली, जब बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो एक रेडिकल यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अब इसका क्या करा देंगे, डाइमेराइजेशन करा देंगे। जब डाइमेराइजेशन कराएंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये ऐसे है, एक रेडिकल यहाँ से और ये एक ऐसे है, एक रेडिकल यहाँ से, इन दोनों रेडिकल आपस में कनेक्ट होंगे। जब दोनों रेडिकल आपस में कनेक्ट होंगे तो इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, डाइमेराइजेशन। तो इस तरीके से चीजों के बारे में तुमको सोचना है और अप्रोच करते हुए चलना है। ये था इंट्रामोलिकुलर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन तुम्हारा खत्म हो गया। अब तक नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए। 10वां नेम रिएक्शन जो है वो कल वाले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। ऐसा इसलिए किया जा रहा है बेटा कि छोटा छोटा वीडियो रहेगा, नेम रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इतना सारा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप चीज़ों को आसानी से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अगर सब मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो तुमको समस्या हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा वीडियो है, आराम से देखो समझो क्या बताया गया है, क्या मैकेनिज्म है, कैसे रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, कौन स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, कौन अनस्टेबल बनेगा, कौन मेजर बनेगा, कौन माइनर बनेगा। एक एक बात को देखते हुए चलो, आसानी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, कोई समस्या नहीं है, आसानी से तुम एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।